Hello friends, welcome to Magical Studies. Today we are discussing about post-Cobb model. Post-Cobb model is the model which explains us the how the organization works. कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वर्क करती है, इसका आंसर हमें पोस्ट कॉब मॉडल देता है या उसको एक्सप्लेन करता है। पोस्ट कॉब मॉडल जो है वो एक मैनेजमेंट के फंक्शंस को भी बताता है कि एक मैनेजमेंट किस तरह से होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोस्ट कॉब मॉडल। पोस्ट कॉब मॉडल वाज गिवन बाय लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने ये मॉडल दिया था। लूथर गुलिक ने ये एक्सप्लेन किया कि हमें पोस्ट कॉब मॉडल या मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से इफेक्टिवली हम कर सकते हैं, किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या किसी संस्था को चलाया जा सकता है और उसके अच्छे रिजल्ट्स जो है ताकि हमें मिले, अपने गोल्स को हम अचीव कर पाएं। इस तरह का जो मॉडल है वो लूथर गुलिक ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने की भी कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग की। P फॉर प्लानिंग। अब यहाँ जो प्लानिंग का मतलब है, प्लानिंग मीन्स हम एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी या किसी संस्था को किस तरह से इफेक्टिवली चला सकते हैं, उसकी यहाँ प्लानिंग बात की जाती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अचीव क्या करना है, हमारा गोल क्या है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमें पहले अपना गोल पता होना चाहिए। जैसे हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं कि हमारे पास आज हमने एक कोचिंग सेंटर खोला है और उस कोचिंग सेंटर में हमारे पास 500 स्टूडेंट हैं, या हम कह सकते हैं ओनली 50 स्टूडेंट्स हैं। अब हम ये 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 200 स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, अपने कोचिंग सेंटर का अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं, उसको और अच्छा चलाना चाहते हैं। तो अब ये प्लानिंग हमने की, हमने 50 स्टूडेंट्स से स्टार्ट करके और 200 स्टूडेंट्स तक शुरू की। तो प्लानिंग में हमारे यही सब स्कीम, हमारे विजन एक तैयार हो जाना चाहिए कि हमें करना क्या है, कौन कौन इसमें शामिल होगा, ये कैसे होगा, कितने समय के लिए होगा। मीन्स प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म किसी तरह की भी हो सकती है। तो अब ये हमने हमारा गोल रखा कि हमें अपना कोचिंग सेंटर, या हम कह सकते हैं एक कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए हमने एक प्लानिंग करना शुरू करी है। दूसरा इसका है ओ मीन्स ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या करना है हमें कि ऑर्गेनाइजिंग में जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज या फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमारे पास जितना भी फाइनेंस है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, या सारा जो भी रॉ मटेरियल और हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, उन सब चीज़ों को यूज़ करके और हम अपना वो गोल कैसे अचीव करें। हमारे पास क्या क्या है हमारे पास अवेलेबल जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर इस केस में बात की जाए तो अब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज में ये 50 स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। अब इन 50 स्टूडेंट्स और जो इनके ऊपर जो टीचर्स हैं, उनसे हम अपने कोचिंग सेंटर की अपलिफ्टमेंट के लिए, या हम कह सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, हम उनको एक रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास फाइनेंस कितना है, हम पैम्फलेट छपवा सकते हैं, होर्डिंग्स लगवा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कितना फाइनेंस है। तो यहाँ पे जो फाइनेंस है, रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों को यूज किया गया है। उसके बाद हमारे पास और रॉ मटेरियल्स क्या क्या है, हमारे पास कंप्यूटर लैब्स हैं ताकि हम और तरह की भी, जैसे जो जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ा सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनके अलावा और कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा सकते हैं, यहाँ पे उन रॉ मटेरियल्स की भी बात की जा सकती है ताकि और कैसे अच्छा एक कोचिंग सेंटर बनाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एस फॉर स्टाफिंग। अब ये स्टाफिंग जो है वो किस तरह से की जाए। स्टाफिंग मीन्स कि हमें रिक्रूट करने हैं अपने जो टीचर्स हैं, या ऐसे पर्सन्स को रिक्रूट करना जो कि एक्सपीरियंस हो, क्वालिफाइड हो और
इंटरेस्टेड भी हों, काम करने में, उस काम को करने में इंटरेस्टेड हों। इस तरह की स्टाफिंग करना मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रिक्रूट करना, फिर उनकी इवैल्यूएशन करना, मतलब पहले उनको रिक्रूट किया, फिर उनको आफ्टर दैट कि हम उनको इवैल्यूएट कर सके, आफ्टर ट्रेनिंग उनको इवैल्यूएशन भी किया जा सकता है कि कहीं अगर गड़बड़ है तो हम अपनी फाइनेंस के हिसाब से, अपनी बजटिंग के हिसाब से उनको हायर एंड फायर भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये स्टाफिंग का एक बहुत बड़ा, एक मैनेजर के लिए स्टाफिंग करना बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डी फॉर डायरेक्टिंग। डी फॉर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में एक जो मैनेजर होता है वो लीडर की तरह काम करता है, एक मोटिवेटर की तरह काम करता है, और वो हर चीज़ को यूज़ करता है जिससे वो अपनी इंस्पिरेशन, मतलब खुद भी मतलब अपने बच्चों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने टीचर्स को किस तरह से मोटिवेट कर सकता है, और ऐसे ऐसे नए डायरेक्शंस दिखाता है, ऐसे ऐसे नई डायरेक्शंस दिखाता है जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। एंड नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन। CO मीन्स कोऑर्डिनेशन। अब ये जो कोऑर्डिनेशन होता है वो होना एक कंपनी, एक संस्था के लिए कोऑर्डिनेशन होना, संस्था में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो जिस तरह से एक साइकिल को चलाने के लिए डिफरेंट पार्ट्स, सारे पार्ट्स ठीक होंगे तभी साइकिल चलेगी। इसी तरह से हम ये मानते हैं कि जब सारे एम्प्लॉयज़ या टीम मेंबर्स या सारे टीचर्स जब एक साथ मिलकर जब काम करते हैं, या सारे डिपार्टमेंट के लोग एक साथ मिलकर जब काम करते हैं, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है। अदरवाइज वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम नहीं करेगी और उस संस्था को घाटा हो जाएगा, या कह सकते हैं वो डगमगा जाएगा, उसका जो नींव है वो खराब हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इस कोऑर्डिनेशन के लिए एक जो मैनेजर होता है वो क्या कर सकता है? इस कोऑर्डिनेशन के लिए जो एक मैनेजर होता है वो दूसरे मैनेजर्स को हायर करता है, और उनके जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको अकाउंटेबल बनाता है, टीम मेंबर्स को अकाउंटेबिलिटी देता है। पहले जो इन टीम मेंबर्स के ऊपर एक मैनेजर होगा, और वो जो सारे टीम मेंबर्स अकाउंटेबल होंगे। अगर उस कंपनी को नुकसान होता है तो ये सारे टीम मेंबर्स अकाउंटेबल होगा, और ये जो मैनेजर होगा उनको ये चीज़ समझा देगा, उनके दिमाग में ये बात डाल देगा कि एवरीबडी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। एंड आफ्टर दैट द रिपोर्टिंग। हम बात करते हैं रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग में क्या किया जाता है कि रिपोर्टिंग में जैसे हमने ये अलग एक जो मैनेजर ने या एक एडमिनिस्ट्रेटर ने मैनेजर्स, अलग अलग टीम्स के लिए मैनेजर्स हायर किए हैं, इसी तरह से अब ये जो मैनेजर्स होंगे वो हर टीम की जो रिपोर्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटर को या अपने जो ऊपर जो मैनेजर होगा उसको ला कर देंगे। और ये जो रिपोर्टिंग जो होगी, इस रिपोर्टिंग के बाद जो है उसको हर नॉलेज, मतलब कैसे टीम में कितना कोऑर्डिनेशन है, हम कितने स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हमारे पास हैं, और अगर कोई ऑब्स्टेकल भी आ गई है, या कोई चैलेंज आ गया है तो उस चैलेंज से हमें कैसे बाहर निकलना है, ये सारी जो बातें होती हैं, ये सारी रिपोर्टिंग होती है, वो मैनेजर जो है वो अपने बड़े मैनेजर को लाकर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो रिटन फॉर्म में हो सकती है, या फिर मतलब वर्बल या नॉन वर्बल, या किसी भी फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में वो देना चाहे। लास्ट इज द बजटिंग। अब देखो बजटिंग जो है वो हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक लाइफ लाइन होती है, तो इसीलिए इसका बहुत ही कंट्रोल में यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए बहुत जो ट्रस्टफुल या अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज़ का होना ज़रूरी है। और इसमें जो ट्रांसपेरेंसी होना पैसे की जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक एक मनी का हिसाब होना चाहिए, तभी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से रन कर सकती है। तो ये लूथर गुलिक द्वारा दिया गया एक मॉडल दैट इज पोस्ट कॉप मॉडल है। ये मैनेजमेंट की फंक्शनिंग को कि किस तरह से इफेक्टिव मैनेजमेंट होनी चाहिए। अब इफेक्टिव मैनेजमेंट देखो, हम I.K. डेविस ने भी एक इफेक्टिव मैनेजमेंट की, एजुकेशनल मैनेजमेंट की हमने बात की थी लास्ट टाइम।
तो वो भी मैनेजमेंट जो है वो देखो, मैनेजमेंट हर एक पर्सन अपने हिसाब से करता है, अपने ढंग से करता है, बट यहाँ पे जो मेन स्टेप्स हैं वो सारे यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं पोस्ट कॉब मॉडल में। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।